हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो लास्ट सर क्लास राधे में राधे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में बच्चों एक बार बताएंगे कि आप लोग लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या किया था। रिवीजन वाली क्लास से पहले जो रे ऑप्टिक्स में कर रहे थे उसमें थोड़ा सा बता दीजिए क्या किया था हम लोगों ने। कोई हेडिंग डलवाई हो या लास्ट टॉपिक बता दीजिए एक बार, तो क्या कर रहे थे हम लोग, याद है किसी को? सर इमेज फॉर्मेशन कराए थे। इमेज फॉर्मेशन किया था। यस सर। ओके। मतलब डिफरेंट लोकेशन पे इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट रख रख के फिर इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी वो देखा था यस ना। सर। हाँ, यस सर, और न्यूमेरिकल भी करवाए थे। अच्छा उसके न्यूमेरिकल कराए थे, ठीक है ठीक है। अम, ठीक है। आज थोड़ा सा बच्चों ग्राफ प्लॉट करते हैं दोनों का, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज के, ठीक है, और उन ग्राफ से कुछ कंक्लूजन है ना वो देखते हैं। तो अगला ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफ हम दोनों का ही प्लॉट करेंगे, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, f इज पॉजिटिव। तो अगर मैं मान लीजिए कि ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट करता हूं कि y एक्सिस पे 1/v लेता हूं और x एक्सिस पे 1/x लेता हूं, तो देखिए ग्राफ कुछ 1/v और ये 1/u, 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ खींचते हैं। तो 1/v को y एक्सिस में लिख रहे हैं, 1/u को x एक्सिस में लिख रहे हैं, और ये कांस्टेंट है तो प्लस कांस्टेंट आएगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन आएगी, y प्लस y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए y बराबर जी रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस सी आएगा, यानी x बराबर -1/f, यानी कि बच्चों ये -1/f एक पॉइंट ये मिल जाएगा। और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर +1/f आएगा, तो y बराबर +1/f। तो जो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसा आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो बच्चों अगर इस क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं मिल रहा है तो आप यहां से क्या बताना चाहेंगे? सेम टाइप का डिस्कशन हम लोगों ने मिरर में किया था। अगर आप लोग बताना चाहेंगे जैसे यहाँ पे ग्राफ नहीं मिल रहा है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? केस पॉसिबल नहीं होगा। क्या कौन सा केस पॉसिबल नहीं होगा? क्या चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है? जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है तो क्या चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है? बच्चों अगर आप लोग बताना चाहें कोई भी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल रियल इमेज इमेज पॉसिबल नहीं होगी। रियल नहीं होगी पॉसिबल। ये तो ठीक ठीक बात कह रहे हैं आप लोग कि भाई यू पॉजिटिव है सर यहाँ पे। देखिए बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं है तो यू पॉजिटिव के लिए वी निगेटिव नहीं हो पाएगा, यानी यू पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और वी निगेटिव का क्या मतलब हो गया? किस टाइप की इमेज, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? वी निगेटिव का मतलब लेंस में रियल वी इमेज। निगेटिव का मतलब रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? रियल इमेज। वी निगेटिव मतलब लेंस के सामने, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और इधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है,
ठीक है। वी निगेटिव का मतलब, निगेटिव मतलब इधर, इस साइड, इस साइड, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए कि क्या क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, या क्या लिखना चाहिए? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज पॉसिबल नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। ये मतलब होगा इसका, ठीक है। बाकी हर क्वाड्रेंट के लिए बच्चों जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था, यहाँ पे भी आप पूरा आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने मिरर के लिए किया था। बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं, इसलिए करेंगे नहीं, पर अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं ना। जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को करेंगे, सेकंड को देखेंगे, फोर्थ को देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज करके क्या क्या होता है। तो जैसे चूंकि हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस किए हुए हैं, तो लेकिन हम लोगों ने उसमें ध्यान रखिएगा किसके लिए किए हैं, सारे के सारे जो है वो रियल ऑब्जेक्ट हैं। रियल ऑब्जेक्ट मतलब यू नेगेटिव, यू नेगेटिव का मतलब इस वाली एक्सिस के लिए किए हैं, मतलब लेफ्ट साइड के सारे केसेस आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अगर आप लोग घर पे चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच में चेंज होगा तो इमेज कहाँ से कहाँ चेंज होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप लोग एक काम करिए, मुझे कॉनकेव लेंस के लिए ड्रॉ करके बताइए ग्राफ कैसा दिखेगा कॉनकेव लेंस के लिए, और मुझे बताइए कि किस क्वाड्रेंट में कॉनकेव लेंस के लिए कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो कॉनकेव लेंस के लिए मुझे जरा ग्राफ ड्रॉ करके बताइए। ये तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ किया है, कॉनकेव के लिए आप लोग थोड़ा सा बताइए। वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो फॉर कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो बन जाएगा y माइनस एक्स बराबर माइनस सी। ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों कॉनकेव लेंस का अगर आप लोगों ने प्लॉट किया हो तो कॉनकेव लेंस का कुछ ऐसा दिखेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि u लेस देन जीरो, ठीक है, और v ग्रेटर देन जीरो। बच्चों अगर आप लोग इसके लिए कंक्लूड कर पाए कि क्या पॉसिबल नहीं होगा, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से? रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज नहीं होगी, ऐसा मतलब हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज नॉट पॉसिबल। u लेस देन जीरो का मतलब रियल ऑब्जेक्ट हो गया, और v ग्रेटर देन जीरो का मतलब वर्चुअल इमेज हो गया। v ग्रेटर देन जीरो, v ग्रेटर देन, एक सेकंड बच्चों, v ग्रेटर देन जीरो मतलब राइट साइड है ना, राइट साइड मतलब रियल इमेज है ना। तो v ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया रियल इमेज। देखिएगा बच्चों अगर कुछ आप लोग को लग रहा है कि नहीं बैठ रही है सेटिंग तो बताइएगा। रियल इमेज, और u लेस देन जीरो का मतलब हो गया रियल ऑब्जेक्ट। u लेस देन जीरो का मतलब रियल ऑब्जेक्ट, v ग्रेटर देन जीरो, v पॉजिटिव का मतलब रियल इमेज, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कभी नहीं मिलेगी, है ना। ये कहता है, मतलब ग्राफ से ये पता चलता है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कभी नहीं मिलेगी। तो अगर आप लोग ध्यान करें बच्चों तो वर्चुअल इमेज ही मिलती है रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा, और पोल से फोकस के बीच में मिलेगी, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में मिलेगी, ठीक है। तो ये रहेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो फिर सिचुएशन अलग होगी, वो फिर देखना होगा। तो इसी तरह से इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये दोनों ग्राफ हैं, आप लोग प्लॉट कर लीजिए।
इस ग्राफ का यूज क्या है बच्चों? तो इस ग्राफ का यूज है जैसे स्टेटमेंट की वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिलेगा, रियल के लिए वर्चुअल मिलेगा, तो क्या पॉसिबल नहीं है वो इस ग्राफ की मदद से आप निकाल सकते हैं। 2 सेकंड लगेगा आपको, सीधे सीधे ग्राफ प्लॉट करना है और खींच देना है। अब मैंने ग्राफ कैसे प्लॉट किया वो भी एक देख लीजिए मैं कैसे करता हूं। जैसे फोकल लेंथ के लिए पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, एक्स जीरो रखता हूं। फॉर एक्स जीरो वाई मिल जाता है मुझे सी, है ना। यानी जब मैं x की वैल्यू जीरो रखूं, यानी 1/u की वैल्यू जीरो रखूं, तो y 1/y प्लस सी है, यानी y प्लस सी है, मतलब ये है 1/f है। और जब मैं y जीरो रखता हूं तो देखिए x बराबर माइनस सी मिल जाता है। तो जब y बराबर जीरो है तो x बराबर माइनस सी, तो ये दोनों मिल गया है ना। इसी तरह से यहां पे भी करते हैं, जब आप y जीरो रखेंगे तो x बराबर प्लस सी मिलेगा, और जब x बराबर जीरो रखेंगे तो y बराबर माइनस सी मिलेगा, है ना। तो ऐसा ग्राफ मिल गया। तो आप ग्राफ प्लॉट करके तुरंत बता सकते हैं कि किस क्या पॉसिबल नहीं है। यहां पे रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज नॉट पॉसिबल। नोट कर लीजिए बच्चों, और हो जाए तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। डन सर। ठीक बच्चों, जो लोग लिख लिए हैं अगली हेडिंग डाल दीजिए, पावर ऑफ लेंस। अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। सर आज 2 ही क्लास है ना फिजिक्स की? दो ही क्लास हैं आज। सर आप तो 3 शो कर रहा है सर। फिजिक्स की 3 शो कर रहा है। सर लास्ट वाली बॉटनी की होनी थी बट उस पे आपका ही दिखा रहा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मेरे पास तो अभी कुछ ऐसा है नहीं बेटा, बॉटनी ही दिखा रहा है मेरे पास, तो जो भी होगा। सर उसमें लास्ट क्लास फिजिक्स की दिखा रहा है। ओके यस सर। सर वीकली शेड्यूल में इकोलॉजी 2 रिवीजन दिखा रहा है, लेकिन उसमें ना आपकी वो आ रही फोटो है आपका है। अच्छा, फोटो मेरा है। ओके। आप बॉटनी पढ़ाने लग गए। ये तरह बॉटनी पढ़ाओगे? गंभीर समय चल रहा है फिजिक्स वाले टीचर्स के लिए नीट में। अच्छा, ये तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया आप सर लोग का? आपकी 3 क्लास है क्या आज? नहीं नहीं, शायद 2 ही है मेरे पास, तो 2 का ही इंफॉर्मेशन है। चलिए, हाँ, पावर ऑफ लेंस डाल लीजिए अगली हेडिंग।
ठीक है। देखो, जो पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे तो पता होगा आप लोगों को। कोई बताना चाहेगा आप में से बच्चों, पावर ऑफ लेंस कैसे डिफाइन करते हैं? क्या डेफिनेशन होती है पावर ऑफ लेंस की? 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी लेंस हो, मान लीजिए बच्चों कि एक लेंस से कन्वर्जिंग लेंस ही ले लेते हैं हम लोग, और रेस पास करते हैं इस कन्वर्जिंग लेंस से, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे मिल जाएगा, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है। और दूसरा केस एक ड्रॉ करते हैं कि एक लेंस है कुछ इस तरह से, और रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और ये थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज होते हैं कुछ इस तरह से, मान लीजिए इसको एफ डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों लेंस में से किस लेंस की कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, कौन ज्यादा कैपेबल है रेस को कन्वर्ज करने में? तो आप क्या आंसर करेंगे बच्चों, पहला वाला या फर्स्ट दूसरा? वाला। फर्स्ट वाला। फर्स्ट फर्स्ट वाले, वाला सर। हाँ, फर्स्ट वाले लेंस की कन्वर्जिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है। कैसे पता चला सर? क्योंकि अगर आप इसमें डेविएशन देखें, जैसे इसमें ओरिजिनल पाथ ऑफ रे कुछ इस तरह था और डेविएशन कुछ इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखिए तो ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा था और ये डेविएशन प्रोड्यूस हो गया। तो पहले वाले केस में ज़्यादा डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो डेविएशन उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जिसका फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा फोकल लेंथ बढ़ता जाएगा, डेविएशन उतना कम होता जाएगा, ठीक है। और लेंस की कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, जितना ज्यादा फोकस रेज उतना दूर जाके कन्वर्ज होंगी, जितना कम फोकस उतनी ज्यादा जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी, जितनी ज्यादा जल्दी कन्वर्ज होंगी हम बोलेंगे कन्वर्जिंग कैपेबिलिटी लेंस की उतनी ज्यादा है। इसी वजह से पावर ऑफ लेंस बोला गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस P इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है, या P इज इक्वल टू 1/f। जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा उतनी कम पावर, और जितना कम फोकल लेंथ होगा उतनी ज्यादा पावर होगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपने मीटर में रखी, फोकल लेंथ को मीटर में रखा, देन पावर का यूनिट कितना होता है बच्चों? पावर का यूनिट अगर फोकल लेंथ मीटर में रखे तो याद है किसी को? मीटर इनवर्स। डायोप्टर रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंथ का फोकल लेंथ नेगेटिव, तो कन्वर्जिंग का पावर भी पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग का पावर नेगेटिव होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों, इस पे एक सवाल कराता हूं आपको जल्दी से प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डाइवर्जिंग में कैसे देखेंगे पावर? डाइवर्जिंग में भी सेम मतलब सिनेरियो होगा ना। ऐसा सोचिए कि ऐसे डाइवर्जिंग लेंस है, रेज ऐसे गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, और दूसरा केस ले लेते हैं, रेज ऐसे गई और कम डाइवर्ज हुई, तो फोकल लेंथ थोड़ा इधर मिल जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ कम है तो ये ज़्यादा बढ़िया डाइवर्ज कर रहा है ना। ये कम डाइवर्ज कर रहा है इसलिए इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो दोनों के लिए एकदम वही कंडीशन हो जाएगा। ये ज़्यादा जल्दी कन्वर्ज कर रहा है इसलिए इसका पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा जल्दी डाइवर्ज, ज़्यादा अमाउंट डाइवर्ज कर रहा है इसलिए इसका फोकल लेंथ कम है ना। ज्यादा है। कम, ये कम डाइवर्ज कर रहा है तो इसका Yes. फोकल लेंथ ज़्यादा है, पावर कम होगी, डाइवर्जिंग पावर। ओके। तो अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे तो डायोप्टर आएगा यूनिट, डन सर। ठीक। एक सवाल करते हैं बच्चों इसी में, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, गड़बड़ नहीं करिएगा। सवाल कुछ ऐसा है कि एक लेंस है ऑफ पावर +2 डायोप्टर हैज, बच्चों एक लेंस है जिसका पावर 2 डायोप्टर है। इफ ऑब्जेक्ट is placed at 30 centimeter in front of
लेंस फाइंड इमेज लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो जो एक लेंस है जिसका पावर 2 डायोप्टर है, ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया गया है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। बच्चों अपडेट आ गया। मेरी 2 ही क्लास है, आपकी शायद तीसरी वाली क्लास बॉटनी की ही है ना? कंफर्म बॉटनी की ही है। ओके सर। माइनस का 75 सेंटीमीटर इमेज आ रहा है। यस सर, माइनस का 75 सेंटीमीटर। और नेचर है इनलार्ज इन्वर्टेड रियल। यस सर। बट नेचर बताइए बेटा फिर से एक बार। नेचर इन्वर्टेड रियल और इनलार्ज। ओके, मैग्निफिकेशन निकाला आपने नेचर के लिए? 2.5 आ रहा है, प्लस का 2.5 मैग्निफिकेशन। यस सर। ठीक, सही बता रहे हैं आप, सही। बस एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। आपने नेचर में शायद ये बोला है, तो इन्वर्टेड नहीं होगी बेटा, इरेक्ट होगी। अगर यस मैग्निफिकेशन सर, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो इरेक्ट होगी वो। हाँ, इरेक्ट होगी। बच्चों जैसे फोकल लेंथ हमें 2 डायोप्टर दे रखा है, तो सॉरी पावर हमें 2 डायोप्टर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों अगर पावर 2 डायोप्टर? 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर, या आप इसको बोल सकते हैं 50 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इमेज लोकेशन निकालनी है। ऑब्जेक्ट बोला गया 30 सेंटीमीटर है, और 1/f यानी 1/50। तो जाएगा 1/v, ये प्लस 1/30 उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 1/50 माइनस 1/30। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा 150 मान लेते हैं, तो 53 35, तो v का वैल्यू आ जाएगा 150, तो माइनस 75 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। 150/2 माइनस 1, तो इमेज बच्चों -75 आ रही है, जो कि एकदम सही है, आना ही चाहिए। मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बन जाएगी, और बनना भी चाहिए। बच्चों क्यों ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि बनना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए? कारण क्या है, आप लोग में से कोई गेस करना चाहेंगे? हिंट ये है कि ऑब्जेक्ट देखिए 30 सेंटीमीटर पे है और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्योंकि वो पोल और फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसलिए इमेज ऑब्जेक्ट के साइड ही बनेगी। और मैग्निफिकेशन आप निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा v/u, तो v का वैल्यू -75 और u रख देंगे तो आप है -30, ठीक है। तो 5/2 यानी 2.5, प्लस का 2.5 आ रहा है, मतलब इरेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ठीक है। एनलार्ज बनेगी क्योंकि 2.5 है, 2 से मतलब 1 से बड़ा है, और पॉजिटिव है यानी इरेक्ट बनेगी। और बच्चों हम लोग क्या बताते हैं, क्या चीज बताते हैं? इरेक्ट बताते हैं। रियल और वर्चुअल। हाँ, वर्चुअल बनेगी, रियल नहीं होगी बच्चों, है ना, वर्चुअल होगी। तो नेचर में 3 चीजें बता सकते हैं हम लोग। पहली चीज की वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, दूसरी चीज
और एनलार्ज्ड होगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। अगली हेडिंग डालिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नोट कर लीजिए, किसी का नहीं आया हो तो पूछ लीजिए बच्चों, ये सवाल आपसे होने चाहिए। देखिए हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, अभी आने वाले समय में भी प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के। तो आपको किसी भी चीज़ में समस्या हो रही हो, यू की वैल्यू रखने में या चीज़ों को समझने में, आंसर कैसे आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ पूछिए। अगली हेडिंग डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो मिरर के कॉम्बिनेशन बाद में देखेंगे, पहले पहला वाला पार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे। लेंस के साथ मतलब दो लेंसेज साथ में रख दिए जाएं तो कैसे डील करना है, क्या करना है। देखिए बच्चों, अगर दो लेंसेज साथ में रख दिए जाएंगे और थिन लेंसेज के लिए ट्रू है, ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं दो थिन लेंसेज हैं जो साथ में रख दिए जाएं। एक लेंस ऐसा है मान लीजिए, और उसके जस्ट बगल में ही दूसरा लेंस रख दिया जाए, ठीक है। दो थिन लेंसेज साथ में रख दिए जाएं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ या कॉम्बिनेशन की पावर कितनी होगी। तो जितने भी लेंसेज आप पास में रखें, कंडीशन क्या होनी चाहिए, थिन लेंसेज होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि दोनों के बीच में गैप नहीं होने चाहिए, साथ में रखे होने चाहिए, ठीक है। तो गैप नहीं होने चाहिए और दो थिन लेंसेज एकदम साथ में रखने चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी गैप। तो जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आएगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन वो बराबर होगी P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। दो से ज्यादा लेंस होंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है। अच्छा, P1 पहले वाले लेंस की पावर, P2 दूसरे वाले लेंस की पावर। मान लीजिए सर एक डाइवर्जिंग है एक कन्वर्जिंग है, फिर क्या करेंगे, तो उसी हिसाब से पावर रखेंगे। मान लीजिए कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स का पावर प्लस रख देंगे, कॉनकेव का माइनस रख देंगे पी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी होंगे लेंसेज सबका साथ में रख देंगे, और फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, तो 1/f, ये कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कभी कभार जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में एक सवाल किया था जहाँ पे दो लेंसेज साथ में रखे थे और बीच में यहाँ पे वाटर या कुछ ऐसा मीडियम रख दिया था, कॉम्बिनेशन का आपसे फोकल लेंथ पूछ लिया था। तो उस समय किसी ने डाउट भी पूछा था कि सर हम सराउंडिंग मीडियम को एयर क्यों मानते हैं। तो देखिए जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे मैंने तो ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया आपके सामने, है ना, क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो इस लेंस को इस ये P1 लिख रहे हैं तो मतलब इस लेंस का पावर जब ये एयर में है, P2 इस लेंस का पावर जब ये एयर में है, ठीक है। तो अब जब F1 और F2 लिखेंगे तो इस लेंस का फोकल लेंथ जब ये एयर में है, इस लेंस का फोकल लेंथ जब ये एयर में है। अब मान लीजिए मैं इनके बीच में कुछ रख देता हूं, कोई दूसरा मीडियम रख देता हूं, ठीक है, लिक्विड, तो ये एक्चुअल में तीन लेंसेज बन जाएंगे। तो आप लिखेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, और तीनों लेंसेज के पावर जब वो इंडिविजुअली एयर में हो, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब भी लिखते हैं जितने भी लेंसेज होंगे सब एयर में लिखेंगे, ठीक है। आपको हालांकि लग रहा होगा कि सर एयर रेस तो ऐसे जाएंगी, फिर इससे रिफ्रैक्ट करके इसमें जाएंगी, तो इस वाले मीडियम से इसमें, इस मीडियम में जा रहे हैं ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें इसके रेस्पेक्ट में लिखना चाहिए, पर नहीं, आप दोनों लेंसेज के रिफ्रैक्टिव, दोनों लेंसेज का जो फोकल लेंथ रहेगा विद रेस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आई होगी बात, तो मैं एक सवाल आपको पहले करके दिखाता हूं कैसे हम लोग को करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक ऐसा लेंस है,
ठीक है। इसका फोकल लेंथ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मान लीजिए और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मान लीजिए। रेडियस, सारे रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, सारे रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है एंड पावर बताना है। एफ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके सामने है। पहले वाले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, रेडियस सारी 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताना है। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बता सकते हैं आप लोग। सब फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आ रही है और पावर -10 डायोप्टर। फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -10 सेंटीमीटर। ओके, दोनों की मिला के ना, कंबाइन बता रहे हैं ना आप? यस सर। ओके ठीक है बच्चों, और लोग बताइए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। बच्चों देखना एक बार, मैच करना। तो आप लोग का भी आ रहा है क्या पहले वाले का -1/f मैच कर रहा है क्या फर्स्ट वाले का? यस सर, यही आ रहा था। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है चलिए बढ़िया है। दूसरे वाले का भी निकालते हैं। दूसरे वाले का +1/10 आ रहा है क्या? 1/f2 बराबर यस सर, यही आ 1/10। रहा है। यस सही आ सर। रहा है। तो 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2, तो -1/f + 1/10। एलसीएम लेते हैं 10 - 2 + 1, 10 - 1। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बच्चों मेरा -10 सेंटीमीटर आ रहा है क्या आप लोग का भी? -10 यस सेंटीमीटर। सर। ठीक है, यस सर। फिर पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 फोकल लेंथ इन मीटर, तो -10/100, ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो हो जाएगा 100/10, तो -10 डायोप्टर पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करना होगा। अब मान लीजिए
ऐसे 2 लेंस या 2 से ज़्यादा लेंस रख दिए जाए और आपको बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, लेट्स से बोल दिया जाए 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया, बताओ फाइनल इमेज क्या होगी। तो आपने इसके बाद फोकल लेंथ निकाल ली इसकी एक बार -10। अब आप इसको लेंस की तरह ट्रीट करके लेंस फॉर्मूला लगा दीजिए 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपकी इमेज की लोकेशन आ जाएगी कि इमेज कहाँ पे बनेगी, फिर मैग्निफिकेशन, नेचर सब कुछ बता सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक सवाल में बोल दिया जाए मोर देन मतलब मल्टीपल ऑप्शंस ऐसा कुछ बना दे, पहला ऑप्शन बना दे कि दिस लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो क्या पिक करेंगे आप लोग? ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइवर्जिंग की डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने 2 लेंस का कॉम्बिनेशन लिया, 2 से ज्यादा के भी कॉम्बिनेशन के सवाल बन सकते हैं। नोट कर लीजिए। किसी को कुछ डाउट है कि सर ऐसा क्यों कर दिया है, या कुछ आपको लग रहा है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए, पूछ लीजिए। ठीक है, एक सवाल करते हैं फिर और। 1 मिनट। लिखिए लिखिए। लगाऊं बच्चों अगला सवाल? यस सर। ठीक है, ये देखिए। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बेस्ड नहीं है, जितना आपने पढ़ा है उससे सॉल्व होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस नहीं, एक ही लेंस है। बोला गया जब लिक्विड में रखते हैं तो एक डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर 1 डायोप्टर की तरह बिहेव करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना होगा? कर सकते बच्चों आप सब, है ना, कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। आया क्या आंसर बच्चों? 15/11 आ रहा है सर। 15/11। ओके, वैसे बेटा 15/11 गलत है, बता सकते हो आप क्यों? 1.1 आ रहा है मेरा। 1.1 आ रहा है? यस सर, ये मेरा 1.1। सबका 1.1 आ रहा है।
बट बच्चों 1.1 गड़बड़ हो जाएगा ना। सर 1.1 कारण जानते हो आप 15 लोग क्यों? सर क्योंकि उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होना चाहिए। एब्सोल्युटली, तभी उसका नेचर बदलेगा, क्योंकि बाई कॉन्वेक्स है तो हवा में तो ये बिहेव करेगा एज अ कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव कराना है तो ऐसे मीडियम में रखना चाहिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से बड़ा हो। तो 1.5 से तो सर ऊपर। 15/11 गलत बोल दिया था, 15/9 आ रहा है। 15/9 तो देखो 1.5 गुने से ज्यादा है क्या? 9 4 13 यस 13.5, हाँ 1.5 गुने से ज्यादा है ना। 15/9 आ रहा है ना आपका? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक। आइए बच्चों, तो सॉल्व करता हूं मैं और देखिएगा थोड़ा सा। तो बोला गया फोकल लेंथ 0.2 मीटर है, तो फोकल लेंथ 0.2 मीटर रख देते हैं। वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो एयर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। ठीक है, फिर बोला गया कि इसको एक दूसरे मीडियम में डाल देते हैं जहां पे इसकी पावर 1 डायोप्टर हो जाता है, पर एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। डाइवर्जिंग लेंस पावर 1 डायोप्टर, यानी बच्चों फोकल लेंथ हो जाएगी कितनी? -100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यस सर। -1 मीटर तो -100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस, मीटर में रखना है तो -1 रख दीजिए, क्योंकि 0.2 मीटर में है तो इसको भी मैं मीटर में रख देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस जो कि 1.5 ही रहेगा। विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग म्यू मान लेते हैं। -1 1/r1 -1/r2 डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर तो ये 1 ही है तो ये बन जाएगा -1/0.2 बराबर 1.5 -1 0.5। ठीक है, और 0.5 को मैं लिख देता हूँ 1/2, तो ऐसे लिखते हैं 2, और ये बन जाएगा 1.5 माइनस म्यू, है ना, 1.5 माइनस म्यू, और नीचे म्यू बचेगा तो उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, और कैंसिल कर देते हैं इसको, तो ये 0.1 बचेगा, डेसिमल हटाते हैं 10 हो जाएगा, तो -10 बराबर म्यू डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस म्यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 1.5 इंटू 10, तो ये माइनस का 15 बचेगा और प्लस का 10 म्यू हो जाएगा बराबर म्यू। तो 15 उधर भेज दीजिए, म्यू इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 10 म्यू माइनस म्यू 9 म्यू, और 15 इधर ले आओ, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 15/9। म्यू का वैल्यू हो जाएगा 15/9, तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं, नीचे 3 बच जाएगा, ऊपर 5, तो 1.67 कुछ इस तरह से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इससे 1.5 से ज़्यादा आना चाहिए, तो ज़्यादा आ रहा है 1.6, हाँ 1.7 के अप्रॉक्स आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ ये 1.7 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 1.7 से कम हल्का सा, तो इस तरह से आएगी वैल्यूज़। बच्चों आया था आप लोग का 5/3, किसी का पहुँच पाया था यहाँ तक या नहीं पहुँच पाए यस थे? तो सर। ठीक है, जिनका नहीं मैच किया था बच्चों पूछ लीजिए, देखिए डाउट सवाल में तो कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोग को पता ना हो, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी आप सब जानते हैं, 1/f। ठीक है, मीडियम में चूंकि भेज दिया है तो फिर मीडियम में, और बोला गया है कि जब मीडियम बदल देते हैं तो पावर 1 डायोप्टर हो जाता है और नेचर डाइवर्जिंग हो जाता है, तो डाइवर्जिंग नेचर है इसलिए माइनस का 1/f, माइनस का 100 रखना पड़ेगा, मीटर में रखना है इसलिए -1, और कैंसिल कर देंगे। नोट करिए बच्चों जिनका नहीं आया था, फिर अगला सवाल करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर इसको हाँ बोलिए बोलिए, आवाज़ आपकी कट गई, क्या कह रहे थे? बच्चों किसी को आ रही है क्या आवाज़ उनकी, या मुझे को नहीं आ रही कुछ? नहीं आ रही सर। ठीक, नो सर, नहीं आ रही। ठीक ठीक, चलिए एक और सवाल लगाता हूँ, इसी तरह का है, थोड़ा देखिएगा आप लोग, करिएगा सॉल्व और बताइएगा आंसर।
सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ओके बच्चों, बाकी लोग भी आंसर बताइए जल्दी से। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पहले निकाल लीजिए या पावर निकाल लीजिए कॉम्बिनेशन का, फिर फोकल लेंथ, और फिर फॉर्मूला लगाना है केवल। सर थर्ड आ रहा है। ओके सर थर्ड ऑप्शन। ओके जैसे बच्चों देखिए, सवाल में बोला गया है कि लेंसेज ऑफ पावर्स 3 डायोप्टर माइनस 5 डायोप्टर आर कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड लेंस, और एक ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर रख दिया, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो आप पावर इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट पावर, तो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा 3D माइनस 2D, तो 3 डायोप्टर के साथ -5 डायोप्टर जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा -2 डायोप्टर, ठीक है। ये इक्विवेलेंट पावर है। अब इक्विवेलेंट पावर -2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर आपको दिख जाएगा कि बच्चों ये -50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पे ही रख दिया है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज। An object is placed at a distance of 50 centimeter from this lens. Okay. सर 50 को यहाँ पे नेगेटिव ही लेना है ना? एक सेकंड ना, ऑब्जेक्ट को -50, जो आप लोगों का कितना आ रहा था, -25 आ रहा था। -50 लेके तो सर, इसमें- -25 आ रहा है। सर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसमें ये होता है ना, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी इमेज बन जाती है। सॉरी सर, मतलब इन्फिनिटी और उसके बीच में रखेंगे अगर ऑप्टिकल सेंटर के, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन जाती है डाइवर्जिंग लेंस में। तो सर इसलिए तो -25 आ जाएगा। कह रहा है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। जैसे फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर आ रहा है इसमें, है ना, माइनस मतलब 3D और -5D कंबाइन करके एक लेंस बनाया गया है, तो इसका जो पावर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो -2D आ जाएगा। फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 1/2 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये बिहेव करेगा एज अ डाइवर्जिंग लेंस, है ना, ये कॉम्बिनेशन, और ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 50 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस लेंस। An object is placed at a distance of 50 centimeter from this lens. Calculate the image of its position. हाँ, आप क्या कह रहे थे बच्चों, आपका एक्सप्लेनेशन बताइए। आप लोग कैसे, आप लोगों ने -25, कोई कुछ कह रहा था, बताएंगे बेटा फिर से आप एक बार। सर मैं ये कह रही थी कि डाइवर्जिंग लेंस में 2 केसेस होते हैं ना, Right. एक तो इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनेगा, Right. और इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात है, सही तो बात है। उससे मतलब 2 ऑप्शंस तो हट ही जाएंगे, बी और डी वाले तो। बी और डी तो उससे हट ही जाएंगे।
ठीक है, ठीक बात है, बी और डी हट जाएंगे क्योंकि प्लस में नहीं बन सकता, माइनस में ही बनेगा, तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक बात है। चलिए फोकल लेंथ की वैल्यू -50 है, इमेज की लोकेशन हमें निकालना है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -50, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/v, ये +1/50 बन जाएगा, इधर जाएगा तो -1/50 -1/50 आ जाएगा, है ना। ये +1/50 तो इधर के -1/50, तो ये बन जाएगा -2/50, तो v का वैल्यू आ जाएगा -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, मैं थोड़ा सा इसलिए वो हो गया था, थोड़ा देर मैं आपसे इसलिए डिस्कशन कर रहा था और मुझे क्या लगा कि यार ये तो 50 सेंटीमीटर है और फोकस भी 50 सेंटीमीटर दूर है, तो मुझे लगा कि यार इन्फिनिटी पे बन जाएगा, पर इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा बच्चों। इन्फिनिटी पे तब बनता जब आप ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे रखा होता, मतलब ये वाला सिचुएशन होता, डाइवर्जिंग लेंस होता और ये सिचुएशन होती, ठीक है, कि रेज आ रही हैं और फोकस पे मिलती हुई लगती, तो फिर ये डाइवर्ज होके फिर इन्फिनिटी पे इमेज बनती, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। डाइवर्जिंग लेंस में आप रियल ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखेंगे ना, यहां से लेके, जैसे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया बहुत बढ़िया कि सर -इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बन जाएगी, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फिनिटी पे इमेज तब बनेगी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस पे, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मतलब अगर इसमें एक ऑप्शन इन्फिनिटी दे देता तो हो सकता है कि आप लोग के दिमाग में इन्फिनिटी जल्दी से आ जाता, पर ध्यान रखिएगा डाइवर्जिंग के केस में थोड़ा सा। कन्वर्जिंग के केस में अगर आप फोकस पे रख देंगे, अगर ये मान लीजिए +50 होता और ये 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते तो इन्फिनिटी पे इमेज बना देता वो, इस केस में नहीं होगा। चलिए अगला सवाल। बहुत आसान बच्चों, सिंपल प्रैक्टिस के लिए है, गड़बड़ नहीं करिएगा। सब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सर फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड। बाकी लोग भी निकाल लीजिए बच्चों जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इस सवाल में। बच्चों अगर फोकल लेंथ, जैसे आपको ज़्यादातर केसेस में फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में ही देखने को मिलेंगी, तो आप डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। और अगर आपको फोकल लेंथ मीटर में यूज़ करना है तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर, तो 100 से आप 100 डिवाइड बाय सेंटीमीटर कर लीजिएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 10/4 तो हो जाएगा 2.5। चूंकि ये कॉन्वेक्स है तो ये प्लस होगा और ये कॉनकेव है तो ये माइनस होगा। तो पावर इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो P1 + P2,
तो दोनों साइन के साथ रखेंगे तो पहला वाला 2.5 है और दूसरा वाला -4 है, तो -1.5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगली हेडिंग डाल दीजिए। सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अगली हेडिंग डाल दीजिए सिल्वरिंग ऑफ लेंस। देखिए सिल्वरिंग का क्या मतलब है, मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूं और किस तरह से सवाल बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है सीखते हैं। देखिए कोई भी लेंस हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उसकी एक सरफेस को अगर सिल्वर कर दिया जाए तो फिर कैसे फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की निकालेंगे वो थोड़ा सा सीखते हैं। मान लीजिए बच्चों की जैसे एक डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ डाइवर्जिंग का, हो सकता है कन्वर्जिंग लेंस भी हो। तो मान लीजिए एक डाइवर्जिंग लेंस है, उसकी एक सरफेस हम लोगों ने ऐसे सिल्वर कर दी है, ठीक है, कुछ इस तरह से सिल्वर कर दी है। अब होगा क्या कि रेज एंटर करेंगी, ठीक है, रेज एंटर करेंगी, मान लीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, रेज एंटर करेंगी, ठीक है, और इस लेंस से डाइवर्जेंस होगा, तो रेज एंटर करेंगी और मान लीजिए डाइवर्जेंस हुआ, ठीक है, डाइवर्जेंस के बाद रेज जाके मिरर से टकराएंगी, ठीक है, मिरर से मान लीजिए रेज टकराई, ठीक है, और फिर रेज बाहर आएंगी, ठीक है, कुछ ये सिचुएशन होगा, है ना। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, देखिए पहले एक बार लेंस से रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि ये जो पूरी चीज है ना, मैं इसको आप ऐसा समझिए, ये जो पूरी चीज गिवन है, ठीक है, इसको आप ऐसा ट्रीट करिए, इसको आप ऐसा ट्रीट करिए कि एज इफ कि एक लेंस रखा हुआ है और उसके साथ एक मिरर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो ये जो रे एंटर हो रही है इस लेंस में, उस क्या होगा, वो रे पहले एंटर होके पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो सिचुएशन आप देख रही है पहले रिफ्रैक्शन की सिचुएशन है, तो पहला रिफ्रैक्शन होगा, रे एंटर हुई और डाइवर्जिंग लेंस है तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होके बाहर निकलेगी और बाहर मिरर है तो जाके मिरर से टकराएगी, ठीक है। तो यही वाली रे जाके मिरर से टकराएगी, मिरर रिफ्लेक्शन करेगा तो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, और वापस जब जाएगी, मान लीजिए रिफ्लेक्ट होके वापस गई, तो वापस जाके फिर से ये एंटर होना पड़ेगा इसको लेंस में, तो वापस से लेंस में एंटर होगी और फिर से जो भी इसका डाइवर्जिंग नेचर है ये लेंस फिर से डाइवर्ज करवाएगा, ठीक है। तो एक तरह से देखिए आप, तो लेंस हो क्या रहा है, तीन चीजें हो रही हैं, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर से, और फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से। तो तीन चीजें हो रही हैं, ठीक है, पहले रिफ्रैक्शन लेंस से, फिर रिफ्लेक्शन मिरर से, और फिर रिफ्रैक्शन लेंस से, और फिर रे बाहर आ रही है। तो तीन चीजें हो रही हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरी चीज का पावर लिखना है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस 1 टाइम पावर ऑफ मिरर, ठीक है। सर पहली चीज की पावर ऑफ मिरर क्या होता है, और दूसरी चीज की लेंस में हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा आप में से कोई कि 2 बार क्यों लिख दिया पावर ऑफ लेंस, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस क्यों लिखा गया है, कोई बताना चाहेगा बच्चों इसको। सर 2 बार सर 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे। हाँ, अगर आप देखो तो लेंस की पावर का 2 बार यूज हो रहा है, एक तो जब रे एंटर हो रही थी तब, और जब रिफ्लेक्शन के बाद रे बाहर आ रही है तब 2 बार लेंस के पावर का यूज हो रहा है, इसलिए 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस लिखा गया। मान लीजिए हाइपोथेटिकल ऐसा नहीं होता कि रिफ्लेक्शन के बाद रे वापस आती, मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है नहीं, तो फिर हम 1 टाइम पावर ऑफ लेंस लिखते, क्योंकि एक ही बार लेंस यूज हो रहा है। इस केस में चूंकि 2 बार यूज हो रहा है, इनफैक्ट हर बार जब भी आप एक सरफेस को सिल्वर करेंगे तो आपको 2 बार लेंस, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तो रे को वापस जाना पड़ेगा, तो हर बार आपको 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस लिखना है जब भी एक सरफेस सिल्वर हो, भले ही वो कॉन्वेक्स वाली सरफेस सिल्वर की गई हो, प्लेन सरफेस सिल्वर की गई हो, कॉन्वेक्स सरफेस सिल्वर की गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस हमेशा आएगा, ठीक है।
अब जो अगला आपका डाउट है वो बड़ा जेन्युइन है कि सर ये पावर ऑफ मिरर क्या होता है, ये तो हम लोग कभी पढ़े नहीं। मैं अभी समझाता हूँ आपको पावर ऑफ मिरर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैसे पावर ऑफ लेंस डिफाइन करते हैं, सेम वैसे ही पावर ऑफ मिरर भी डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग लिखते हैं पावर ऑफ मिरर बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, सेम वैसा ही, कुछ भी अंतर नहीं है। पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग एक एडिशनल माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक एडिशनल माइनस साइन लगाते हैं। कारण क्या है माइनस लगाने का? देखिए बच्चों, जैसे कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव होती है, उसी तरह से हमारे मिरर में भी हमारे पास जो कन्वर्जिंग मिरर होगा, फॉर कन्वर्जिंग मिरर पावर मस्ट बी पॉजिटिव, फॉर डाइवर्जिंग मिरर पावर मस्ट बी नेगेटिव। कन्वर्जिंग के लिए पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग के लिए पावर नेगेटिव। तो कन्वर्जिंग मिरर आप लोग बता सकते हैं बच्चों, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कौन सा डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग वाला बताइए, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है? कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है इसमें। तो जब आप नेगेटिव यहां पे पुट करेंगे तो ये नेगेटिव इसके साथ मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कन्वर्जिंग जो मिरर है उसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, डाइवर्जिंग जो मिरर होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा होती है पॉजिटिव। तो जैसे आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव इसके साथ मिलकर नेगेटिव हो जाएगा, तो जो पावर नेगेटिव होगी वो डाइवर्जिंग मिरर की नेगेटिव पावर हो जाएगी, और जो कन्वर्जिंग मिरर होगा उसकी पावर पॉजिटिव होगी, जैसा कि लेंस में होता है। तो बस एक माइनस साइन लगा देते हैं ताकि इस चीज को जस्टिफाई किया जाए, बिल्कुल लेंस की तरह हो जाए। ठीक है, बस यही रीजन है कि यहाँ पे माइनस लगाते हैं। बाकी मिरर का पावर एग्जैक्टली वैसे ही चलता है जैसे लेंस का पावर का फॉर्मूला होता है -1/f। ठीक है, और मिरर का फोकल लेंथ आप सब जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर मिल जाता है। ठीक है, अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जैसे ये है ना, मुझे इसका पावर निकालना है, तो P बराबर 2 टाइम्स PL प्लस 1 प्लस PM लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों इसका आगे, तो P बराबर 2 टाइम्स PL, तो PL मतलब 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस ब्रैकेट के अंदर पावर ऑफ मिरर, तो पावर ऑफ मिरर मैंने अभी आपको बताया -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, तो आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, है ना, जो भी फोकल लेंथ ऑफ मिरर है 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब एक चीज और देखिए बच्चों ध्यान से, ये रे जा रही है ना, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और फिर रे वापस आ रही है इसी साइड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता चले कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैं मान लीजिए यहाँ पे कुछ हाइड कर देता हूं इस चीज को, बस आपको बोला गया है कि यार कुछ हो रहा है कि हम उसमें रे भेज रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ हो रहा है, और रे वापस से उसी साइड आ जा रही है, जिस साइड से आप रे भेज रहे हैं रे वापस से उसी साइड आ जा रही है। तो मुझे बताइए, और आपको गेस करने के लिए बोला गया कि बताइए यहाँ पे क्या रखा है, मिरर रखा है या लेंस रखा है। तो आप लोग क्या, अपने जितना आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है अभी, उसके बेसिस पे आप लोग क्या आंसर करेंगे, क्या रखा हुआ होगा? मिरर रखा होगा, क्योंकि अगर लेंस रखा गया होता तो रेज जाती, रिफ्रैक्ट होती और रिफ्रैक्शन के बाद इधर चले जाती, भले ही वो कन्वर्जिंग लेंस होता या डाइवर्जिंग लेंस होता। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये बिहेव करता है एज अ मिरर, क्योंकि अगर लेंस होता तो जिस साइड से आप रेज भेजते, रेज वापस से उस मीडियम में नहीं आती, उसी साइड नहीं आती, बल्कि रिफ्रैक्ट होकर दूसरे साइड चली जाती। बट चूंकि रेज वापस से उसी साइड आ रही है जिस साइड से आप भेज रहे हैं, इसका मतलब ये बिहेव कर रहा है एज अ मिरर। अगर ये एज अ मिरर बिहेव कर रहा है तो आप यहां पे जो पावर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ना, ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे, चूंकि ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको आप लिखेंगे -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इट इज इक्वल टू 2/FL प्लस -1/FM। ठीक है, अब ये फाइनल आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब अगर सब कुछ सॉल्व करके ये आपने पूरा सॉल्व किया, आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस आ गया, मतलब ये बिहेव करेगा एज अ कॉनकेव मिरर,
ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है, लेंस की तरह या मिरर की तरह। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं एक सवाल कर लेता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ आप लोग को, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, हो जाए तो फिर बताइएगा, सवाल करेंगे। डन सर। ठीक है, सवाल लूं क्या बच्चों एक? यस सर। यस सर। ओके, चलिए एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगेगा कि किस तरह से हम लोग को यूज करना है इसको। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, और इसके एक फेस को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 2। ठीक है, और पूछा गया हम लोगों को सवाल में, फाइंड फर्स्ट पार्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। दूसरा पूछा गया है, बताइए इमेज डिस्टेंस कितनी होगी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बच्चों एक पहला काम क्या करना है, हमें फोकल लेंथ निकालना है, क्योंकि फोकल लेंथ आ गया तो फिर इमेज डिस्टेंस भी निकाली जा सकती है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप ना फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल लीजिए। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालने के लिए आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 1/R1, तो 1/20 -1/R2। ठीक है, तो 1/FL की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 1, और ये 1/20 + 1/20 आ जाएगी 2/20, यानी आ जाएगा 1/10। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहिए बच्चों आप लोग भी, है ना। 1/10 आ जाएगा 1/FL। अब हमें फॉर्मूला पता है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पावर
ऑफ लेंस की जगह रख देंगे 2 टाइम्स FL, और 2 FL की वैल्यू है 1 बाई FL की वैल्यू है 1/10, तो ये 2/10 बन जाएगा, प्लस पावर ऑफ मिरर, तो पावर ऑफ मिरर होती -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इस केस में हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों देखिए इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है ना, तो यही तो रेडियस ऑफ 10 हो कर्वेचर, जाएगा। हाँ, तो 10 हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है 10। अब अगला एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों, ये किस टाइप का मिरर है, आपको क्या लग रहा है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है ये आप -10 रखेंगे, ठीक है। सर -10 क्यों, +10 क्यों नहीं? क्योंकि जो मिरर है, ठीक है, जो मिरर है वो कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, इसलिए -10 रखेंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास 2/10 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर आ जाएगा 3/10, ठीक है। ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, इसको बोल देंगे -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो पावर की जगह -1 अपॉन FM रख देंगे, -1 अपॉन FM, तो यहाँ से फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा -3/10, सॉरी -10/3, -10/3। फोकल लेंथ ओवरऑल निगेटिव आया है, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बिहेव करेगा एज कॉनकेव मिरर। अब हमें बताना है कि इमेज की दूरी कितनी होगी अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया इस कॉम्बिनेशन से, तो फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/v। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा ये कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये ऑब्जेक्ट से जो रेज जाएंगी ये टकरा रही होंगी एक मिरर से, वो मिरर का फोकल लेंथ -10/3 है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालिएगा, लेंस फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू निकालनी है, 1/u का वैल्यू, u का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो -10 और फोकल लेंथ की वैल्यू रख दिया जाएगा -3/10, तो -3/10, तो 1/v ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3/10 प्लस 1/10, तो 1/v बराबर आ जाएगा -2/10, तो v बराबर -10/2 यानी -5 सेंटीमीटर, ठीक है। -5 सेंटीमीटर दूर पे हमें फाइनल इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे केवल पहला पार्ट ही पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन बता दीजिए, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ये होगा। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछ देते तो फिर हम लोग पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं ना, -1 अपॉन FM करके, माइनस इसको कन्वर्ट करके और फिर पावर भी निकाल लेते, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, ऐसा ही सेम सवाल देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप लोग करिएगा। किसी कोई कंफ्यूजन हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं या सर ऐसा नहीं करना चाहिए इस तरह से करना चाहिए, तो आप पूछ लीजिए। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर इसको आप ये वाला पे निगेटिव जो लिए हैं -10 वाले पे, हाँ हाँ वहाँ पे सर वो माइनस क्यों कॉनकेव सर कैसे आप डिसाइड कर लिए, बस एक ही बता दीजिए। ओके बच्चों, एक डाउट आया कि सर ये -10 क्यों ले लिए, तो -10 सर आपने ये बता दिया कि कॉनकेव माना है इसको, पर इसको कॉनकेव कैसे मान रहे हैं आप? तो कॉनकेव ही, ये सरफेस तो कॉनकेव ही होगी ना, कॉन्वेक्स होता तो ऐसे होता। मतलब एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसे दिख रहा है।
हाँ मतलब दिख रहा है इस वजह से कॉनकेव है, ठीक है। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ये पिछला वाला, इसमें देख रहे हो आप, ये कौन सी सरफेस, इसको किस तरह का मिरर मान के चलेंगे? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मान के चलेंगे। कॉन्वेक्सिस। तो उस तरह का सिचुएशन होगा तो कॉन्वेक्स, और बाकी ऐसा है तो कॉनकेव। ठीक है। तो सवाल लगाऊं बच्चों अगला, अगर लिख लिया आप लोग Yes, प्रैक्टिस sir. के लिए? ठीक है, देखिए यस फिर। सर। तो देखिए इसमें जो सवाल आएगा उसमें दो हिस्से हैं। आप लोग पहले हिस्से को पहले सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए, इसको पहले डिस्कशन कर लेंगे फिर दूसरा वाला हिस्सा करेंगे। तो पहला वाला अगर आप लोग का आ जाए तो पहले पार्ट का आंसर बता दीजिएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है कर्व पार्ट का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। एक बार कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया गया है, एक बार प्लेन सरफेस को सिल्वर किया गया है। करिए सॉल्व, बताइए। सर -6.67 आ रहा है। ओके, यस सर, यही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, और किसी का आंसर आया है? दो दो तीन लोगों ने बताया, और लोग बताइए अगर आया हो। रेडियस ऑफ कर्व सरफेस 20 सेंटीमीटर है और पहले कर्व सरफेस को ही सिल्वर किया गया है। तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से होगी कि पहले कर्व सरफेस को सिल्वर करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये कर्व सरफेस है और इसको सिल्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालनी पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, 1/r1। तो पहला तो इनफाइनाइट है, -1/r2, दूसरा नेगेटिव है तो -20, ठीक है। तो 1/FL की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि 0.5 1/2 इंटू 1/20 यानी 1/40, ठीक है। सर -1/5 आ रहा है। हाँ हाँ, -1/5 आ रहा है। -1/5 आ रहा है, ठीक है। ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस मैच कर रहा है आप सबका? पहला स्टेप यही करना यस पड़ेगा। सर। यस सर। ठीक, हाँ सर। चलिए अब हमें पावर, सर हाँ बोलिए। सर आपने यहाँ पे सिल्वरिंग इधर से क्यों किया, अंदर से नहीं कर सकते? तो कर्व सरफेस बोला तो मतलब कैसे डिसाइड किया आपने?
देखो बच्चे, लेंस है ना, ये पूरा ग्लास है, तो आप अंदर से इधर से तो सिल्वरिंग कर ही नहीं सकते ना। देखिए सेंस नहीं बनाएगा, दो वजह से सेंस नहीं बना। पहली बात तो पॉसिबल नहीं करना, दूसरी बात कि अगर रे इंटर होगी तो इधर से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा ना, अगर आप यही वाली सरफेस सिल्वर कर देंगे तो। ठीक है, तो हमेशा आप आउटर बाहर जो एरिया वो सिल्वर कर सकते हैं, तो या तो आप ये सिल्वर कर देंगे, ठीक है, या तो आप ये वाली सरफेस सिल्वर करेंगे। यही वाली क्यों सिल्वर किया, क्योंकि सवाल में बोला गया, देखिए पहला पार्ट बोला कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, दूसरा वाला हिस्सा है प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, तो अगली बार फिर इसको सिल्वर करेंगे। अभी तो उन्होंने कर्व्ड सरफेस को ही सिल्वर करने के लिए बोला है, इसलिए इस वाली सरफेस को सिल्वर कर देंगे। ठीक है, अब P इक्विवेलेंट बराबर 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। तो पावर 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस का मतलब 2/FL, FL की वैल्यू है 40, तो रख दिया, प्लस पावर ऑफ मिरर, तो पावर ऑफ मिरर हमें पता है -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो बच्चों ये कौन से टाइप का लेंस बनेगा, मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। कॉनकेव बनेगा। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे रखा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, यानी 10 सेंटीमीटर, और विद साइन रखेंगे तो -10 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/20 प्लस ये बन जाएगा 1/20 प्लस 1/10, तो आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 20 हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 + 2। ठीक है, तो P इक्विवेलेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/20। अब आपको क्या पूछा गया सवाल में, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, तो चूंकि एक मिरर की तरह बिहेव करेगा पूरा कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेज इधर जाएगा उधर ही आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगी -20/3। मैच किया गया बच्चों किसी का 20/3? यस सर। गुड। सर और जिनका नहीं मैच किया मुझसे पूछ लीजिए कि सर ये क्यों कर दिया आपने। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था उसके अलावा कोई भी स्टेप अलग से नहीं है, एज इट इज वही है। अच्छा, ये मिरर की तरह तो बिहेव करेगा, पर किस टाइप के मिरर की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर, क्या लगता है बच्चों आप लोग को? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। प्लेन सरफेस, किसी ने किया बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर, कोई बताना चाहेगा? प्लेन सरफेस -20 आ रहा है। -20 आ रहा है, ठीक है, सर -20। -20 आ तो रहा है, -20 आ रहा है। ठीक। देखिए, तो इसमें प्लेन सरफेस को आपने सिल्वर किया है, तो मतलब देखिए ये वाली सरफेस कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, फिर से हम लोग पूरा वही कर देंगे, बोलेंगे P इक्विवेलेंट बराबर 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अच्छा बच्चों, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये वाली सरफेस सिल्वर करी थी, बाद में ये वाली सरफेस सिल्वर कर दी, तो उससे फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। फोकल सेम लेंथ ऑफ रहेगा। लेंस डिपेंड करती है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीनों नहीं चेंज हुआ है तो नहीं फर्क पड़ेगा, सिल्वरिंग से क्या ही है। तो 2/40 है ना, पहला वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा 2/40 प्लस पावर ऑफ मिरर, हाँ ये जरूर फर्क 0 पड़ेगा, हो जाएगा सर। बिल्कुल, -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो यहाँ पे जो रेडियस इन्फिनिटी। है वो इनफाइनाइट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ भी यस इनफाइनाइट सर। हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 0, तो -1/FM बराबर 1/20, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगी -20। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होगा। तो इस पे बेस्ड सवाल बहुत मुश्किल है, बस यही फोकल लेंथ निकालना है। हाँ, अगर अब ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखता कि इतनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी, तो फिर मिरर फार्मूला लगा के ये जो फोकल लेंथ आया है, फिर इनको मिरर फार्मूले में रख के फिर सॉल्व करेंगे आगे का स्टेप, अगर पूछेगा कुछ तो। बाकी आप लोगों से हो सकता है अगर पूछे जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही पूछेगा, सिल्वर कर दिया है, बताओ क्या होगा। बच्चों अगला लिख लिया हो तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड।
किसी को डाउट हो ऐसा क्यों किया है सर, या कोई भी चीज़ आपने अलग तरीके से किया है तो डिस्कशन कर लीजिए, है ना। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखना है कि क्यों हुआ है ये या ऐसा क्यों कर दिया आपने, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। अगली हेडिंग डाल दीजिए डिस्प्लेसमेंट मेथड। बच्चों अगर आप लोगों ने कभी इस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट किया है डिस्प्लेसमेंट मेथड पे बेस्ड और कुछ बताना चाहें आप लोग तो बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, कोई बताना चाहे अगर। ये स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। कैसे लेंस की फोकल लेंथ निकालते हैं मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाता हूँ, है ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। तो हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं अननोन लेंस की। तो मान लीजिए बच्चों एक लेंस है जिसकी हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो हम एक स्क्रीन रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी फिक्स रहती है, इसको हम लोग कैपिटल डी बोल देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन ऑफ लेंस चेंज करते हैं, ठीक है। तो लेंस की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रखते हैं सच दैट हमें इमेज मिल जाए। तो जब हम लेंस को पूरा मूव कराते हैं मान लो ऑब्जेक्ट से लेकर स्क्रीन तक, तो हमें टोटल 2 पोजीशन मिलती हैं जहां पे शार्प इमेज मिलती है स्क्रीन पे, ठीक है। अब चूंकि स्क्रीन पे इमेज मिल रही है तो रियल इमेज होगी। तो जब हम लेंस को स्लोली मूव कराते हैं तो एक पोजीशन मिलती है जहां पे इमेज मिलती है, फिर और मूव कराते हैं तो फिर से एक पोजीशन मिलती है लेंस की जहां पे हमें इमेज मिलती है स्क्रीन पे। तो उन 2 पोजीशंस को नोट कर लेते हैं और फिर उसकी मदद से लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो मान लीजिए ये वो पोजीशन है जहां पे हमें लेंस का जहां पे हमें शार्प इमेज मिल रही है। तो ये दूरी हम लोग कुछ u बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बची हुई दूरी ये d माइनस यू हो जाएगी, ठीक है, d माइनस यू, है ना। तो मान लेते हैं लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी u है, तो ये बची हुई दूरी d माइनस यू हो जाएगी। तो इमेज यहां पे हमें स्क्रीन पे मिल रही, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v, अब देखो इमेज हमें कहां पे मिल रहा है, d माइनस यू पे मिल रहा है। तो v की जगह रख देंगे d माइनस यू, पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे d माइनस यू क्योंकि लेंस के राइट साइड मिल रहा है, ठीक है। इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट दूरी रखी जाएगी u, ठीक है, और माइनस यू रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड रख रहे हैं तो माइनस यू रखेंगे, और फोकल लेंथ f पॉजिटिव है तो वो एज इट इज f रख देंगे। कन्वर्जिंग लेंथ की फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 1/d माइनस यू प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन को ना हमें u के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व, एलसीएम ले लेते हैं। तो बनेगा u टाइम्स d माइनस यू, इधर u आ जाएगा प्लस d माइनस u बराबर 1/f। तो देखिए यहाँ से माइनस यू प्लस यू कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा d इंटू एफ, डी एफ बराबर आ जाएगा डी यू माइनस यू स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपको एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा यू स्क्वायर माइनस डी यू प्लस डी एफ बराबर 0। तो देखिए बच्चों ये ना क्वाड्रेटिक है u में, ठीक है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो देखिए यहाँ पे a की जगह रखा हुआ है 1 क्योंकि u अननोन है ना, हम लोग u की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो x स्क्वायर की जगह u स्क्वायर, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1 और b बराबर है माइनस डी और c बराबर है डी एफ, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही लिख देंगे। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 है और c डी एफ है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स a मतलब 2। तो u बराबर आ जाएगा d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, ठीक है।
अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ तक तो बच्चों देखिए प्योर मैथ है, अगर आप लोग भूल भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ से अब थोड़ा सा डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा। तो यू की देखिए दो वैल्यूज हैं जहां पे इस पोजीशन पे स्क्रीन पे आपको इमेज मिलेगी, दो पोजीशन है ना। एक तो d प्लस डी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 है, और एक दूसरी d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 है। तो दो पोजीशन मिलेंगी, ठीक है। अब ये पूरा डेरिवेशन करने का जो कारण है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि u यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उसकी रियल वैल्यूज मिले, तो ये जो रूट के अंदर लिखी हुई चीज है ना डी स्क्वायर माइनस 4df, इसका 0 से बड़ा होना जरूरी है। देखिए अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर एक ही पोजीशन, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 0 हो गया तो d/2 ही एक पोजीशन मिलेगी जहां पे इमेज मिल जाएगी स्क्रीन पे। तो हम चाहते हैं कि ये 0 से बड़ा हो ताकि हमें u की इमेज की दो ऑब्जेक्ट पोजीशन दो मिले और फिर हम उनको नोट कर पाए, ठीक है। तो इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इसको 0 से बड़ा करेंगे यानी डी स्क्वायर माइनस 4df को पॉजिटिव करेंगे तभी आपको u की दो वैल्यूज मिल पाएंगी, ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव करेंगे यानी आ जाएगा d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, ठीक है। d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f। कहने का क्या मतलब बच्चों, अगर आप इस मेथड से इस लेंस की फोकल लेंथ को निकालना चाहते हैं तो जो भी इस लेंस की फोकल लेंथ है उसके 4 गुना से ज्यादा होनी चाहिए ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी, ठीक है। अब अगला आपके दिमाग में डाउट आएगा, पर सर हम तो इसका फोकल लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो हम कैसे दूरी को 4 गुना कर देंगे, हमें कितनी पता किसकी फोकल लेंथ है। तो देखिए बच्चों अंदाजा होता है। मान लीजिए जैसे एक लेंस है तो मुझे मान लीजिए पता है कि इसकी फोकल लेंथ ना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर समवेयर अराउंड 20 सेंटीमीटर के आसपास होगी, या लेट्स से 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होगी। तो मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, हमने हायर एंड मान लिया कि 15, उससे ऊपर नहीं होगी। तो 15 × 4 60, तो ये दूरी 60 सेंटीमीटर या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो फिर आप लेंस को यहां से यहां तक मूव कराएंगे, आपको हो सकता है एक ही पोजीशन मिले जहां पे इसकी इमेज इधर मिल रही हो, दूसरी पोजीशन ना मिले, ठीक है। और तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको 2 बार शार्प इमेज स्क्रीन पे ना मिल जाए, ठीक है। तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, ये कंडीशन होनी चाहिए पहली, अगर आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पे बनाना चाहते हैं, ठीक है। और u की तो आप लिख लीजिए, फिर इसको आगे और समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां से इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है वो 4f से तो बड़ा होना चाहिए, यानी 4 टाइम्स फोकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए। बच्चों लिख लिया है क्या? लिख रहे हैं सर। लिख लीजिए, बताइए जब हो जाए तो फिर स्लाइड बदलेंगे। स्कूल में तो हम लोग फोकस ऐसे निकालते थे कि मान लीजिए कि अगर धूप में ले जाते थे लेंस को, देखते थे कि कितना शार्प इमेज बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे एक अंदाजा बन जाएगा, है ना। जैसे ये मैं आपको यस कह रहा था सर। कि ये रखना है, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट से वो भी बढ़िया तरीका है। तो उससे आप, लेकिन उससे आप अप्रॉक्स नहीं बता पाएंगे, मतलब अप्रॉक्स एग्जैक्ट मतलब नहीं बता बहुत पाएंगे, वो अप्रॉक्स यस सर। अंदाजा आ जाएगा। अंदाजा आ जाएगा तो फिर ये प्रॉपर करेंगे। एक मुझे अपने स्कूल टाइम से केवल यही एक्सपेरिमेंट याद है, और चूंकि हमारे लैब वाले सर करा रहे थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे,
तो जल्दी जल्दी पूछ रहे थे दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, और जो मना कर दे रहा था तो उसको डांट यस देते सर, थे। यस सर। तो सर हमारे यहाँ हम भी लोग को तो खुद मिला था बहुत सेट दिमाग मेरा करने के नंबर लिए। आया तो सर मैं बहुत बिल्कुल बार करवाया था, तब भी नहीं होता था, कुछ दिखता ही नहीं था। हाँ, दिखता ही नहीं था, लेकिन वो इतना तो जोर से बोलना पूछ रहे पड़ता थे था दिख रहा है उनको। ना, तो यस सर। मैंने हाँ हाँ बिल्कुल सर एग्जैक्ट एकदम ऐसे ही दिख रहा है एकदम, हाँ 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 सर, सर हाँ बोले हमने तो वेरी गुड चलो। हमने तो इमेज और ऑब्जेक्ट का पोजीशन याद कर लिया था। हाँ ऐसे ही अब सर बड़ा वो आता प्रेशर नहीं था रहता है। सर। हाँ सर जल्दी सर से निकाला, रीडिंग्स छापी थी हमने तो हाँ पिछले रीडिंग 5 साल के मिनट में सर बच्चों की निकालना कॉपी रहता से। था। लिख लिया बच्चों, बदलें स्लाइड। हो गया सर। ठीक, हो गया सर। ठीक। तो इस वाले पूरे स्लाइड से बस आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 4 टाइम्स फोकल लेंथ से बड़ा होगा, तभी हम दो पोजीशन मिल पाएंगी जब हमें स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज दिखेगी। अब थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन करना है। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्लास में समय खत्म हो गया क्या? बस इसको नहीं सर अभी कंप्लीट है करते सर, हैं, कंप्लीट कर लिया बस सर। हाँ इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगला टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। तो u की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, और एक दूसरी u की वैल्यू आ गई d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई u की, है ना, जहां पे हमें शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये मान लीजिए u1 है और ये u2 है, तो आपको पता चल रहा होगा कि u1 की वैल्यू बड़ी है, तो u1 माइनस u2 कर देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1/2 चूंकि दोनों में है कॉमन आ जाएगा, और ये बड़ी वैल्यू है d प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। ठीक है, और डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df और माइनस डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, दोनों के बीच जो दूरी थी उसको घटा रहे हैं। ठीक है, u1 माइनस u2 कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा u1 माइनस u2, इसको मैं बोल देता हूँ x बराबर 1/2, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4df। तो 4df को इधर ले आइए, बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फोकल लेंथ बराबर आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4d। ठीक है, इस तरह से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपने d ग्रेटर देन 4f रखा है तो आपको दो शार्प इमेजेस, दो बार शार्प इमेज मिल जाएंगी। तो मान लीजिए कि एक बार, पहली बार शार्प इमेज मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये स्क्रीन है। पहली बार जब लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था तब शार्प इमेज मिली, फिर जब लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पे था फिर शार्प इमेज मिली। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो x होगा, है ना। तो 30 माइनस 10 x हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक बार x पता चल गया, x पता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो यही डिस्प्लेसमेंट मेथड है जिसकी वजह से हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप बाकी सारा डिस्कशन भूल जाइए। दो चीजें याद रखना है कि दूरी जो है वो 4f से बड़ी होनी चाहिए, और f बराबर होगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। और x भी ध्यान रखिएगा क्या होता है, x होता है u2 माइनस u1, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ लेंस। नोट कर लीजिए।
डन सर। गया तो जाएं अब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही सर। सर आप लिख म्यूट लिया हो गए सबने? सर। ये सब लिख लिया आप सबने? है। यस सर। हाँ, बस इसका प्रैक्टिस है। आप बस पूरा मत सॉल्व करिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 70 and the focal length of the lens is 16 centimeter. Find the separation between the magnified and diminished image position of the lens. मतलब बच्चों आपसे x पूछा गया है कि आप उन दोनों पोजीशन के बीच की दूरी बता दीजिए जब इमेज शार्प बन रही होगी स्क्रीन पे। एक डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड लिखा है तो इसका क्या मतलब है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा। कुल मिला के आपसे x पूछा गया है कि दो पोजीशन पे लेंस की बनेगी स्क्रीन पे, आप बता दीजिए उनके बीच में अंतर कितना है, दूरी कितना है। तो बच्चों लगाइए फॉर्मूला और बताइए x की वैल्यू। प्रॉपर नंबर नहीं आएगा तो भी चलेगा। अभी तो 10:44 हो रहा है ना, तो ये 5 मिनट तो फास्ट ही है मेरी घड़ी। यस सर, यस सर, यस सर। नहीं सर ये सही है। सही हो गई क्या ये? अभी सर सही हो गई। सही हो गई सर। सर सही है वो। अच्छा सही हो गई है। सेपरेशन बिटवीन द मैग्नीफाइड एंड, तो फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा d² माइनस x² अपॉन 4d। ठीक है, तो 16 सर रूट 420 आ रहा है। ओके, ये आ जाएगा और यस सर। बराबर 70² माइनस x², तो x² बराबर आ जाएगा 70² माइनस 16 इंटू 4 इंटू 70 कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह प्रेजेंट है, तो 70 माइनस 16 इंटू 4 64। हाँ, x बराबर बच्चों अंडर रूट 420 आ जाएगा, है ना, 420 सेंटीमीटर। चलिए बाकी थोड़ा सा और है, फिर हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आप एंजॉय करिए बच्चों, ब्रेक। बाय सर। मिलते हैं बच्चों, 15-20 मिनट और मिलते हैं।